जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे, क्या बलूचिस्तान में चीन उतार सकता है सेना। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। दलित नेताओं के लिए राजनीति क्यों बनती जा रही है जानलेवा, 8 पे कमीशन के सैलरी स्ट्रक्चर में होगा ये बदलाव। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली खबर, बलूचिस्तान में क्या चीन उतार सकता है सेना। बलूच नेता ने जयशंकर को किया आगाह। मीर यार बलूच एक प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता और फ्री बलूचिस्तान आंदोलन के प्रतिनिधि हैं। ये लगातार मंचों में से पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी की वकालत करते रहे हैं। बलूचिस्तान एक नेता ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को एक खुला पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में बलूच के नेता चेतावनी देते हुए कह रहा है कि चीन आने वाले महीनों में बलूचिस्तान में सैन्य बल तैनात कर सकता है, जिससे न केवल इस क्षेत्र में बल्कि भारत के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा होगा। मीर यार बलूच ने जयशंकर को संबोधित करते हुए 1 जनवरी 2026 को लिखे गए इस पत्र में खुद को बलूचिस्तान का प्रतिनिधि बताते हुए आगाह किया है कि अगर बलूचिस्तान की रक्षा और स्वतंत्रता सेनाओं को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है तो चीन वहां भी अपने सैनिक तैनात कर सकता है। उन्होंने ऐसे किसी भी कदम को भारत और बलूचिस्तान दोनों के भविष्य के लिए खतरा बताया। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट, दलित नेताओं के लिए राजनीति क्यों बनती जा रही है जानलेवा। चित्रकूट के रवो गांव में भीम आर्मी कार्यकर्ता केवल राम उर्फ कल्लू की मौत की ने एक बार फिर जातिगत हिंसा और बहुजन राजनीति की जमीनी सच्चाइयों को सामने ला दिया। आरोप है कि शराब के लिए पानी देने से मना करने पर कुछ स्वर्ण युवकों ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। 1 महीने तक अस्पताल में जिंदगी जूझने के बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस की धीमी कार्रवाई और यह कहना है कि आरोपी फरार है, कोई सवाल खड़े करता है। इसी पृष्ठभूमि में भीम आर्मी के चित्रकूट जिला संयोजक जयशंकर गौतम से बातचीत में हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे जातिगत हिंसा सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक औजार बनती जा रही है, जिसका इस्तेमाल बहुजन नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय राजनीति से बाहर करने के लिए किया जाता है। बुंदेलखंड में ऐसी घटनाएं नहीं हैं। आज मुद्दे इस बात में हम जानेंगे कि बहुजन पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर किन किन चुनौतियों से गुजरता है। स्वर्ण प्रभुत्व कैसे सीधे नहीं बल्कि अफसर अध्याय तरीके से काम करते। भीम वाला कहकर चिढ़ाना, धमकी भरे इशारे करना, सामाजिक अपमान झेलना, बचपन से लेकर आज तक सार्वजनिक जगहों पर बराबरी से वंचित रखना। इन रोजमर्रा की जंजलतों से बावजूद आत्मसम्मान के साथ खड़े होकर अधिकारों की बात करना ही बहुजन राजनीति की सबसे बड़ी और कठिन लड़ाई है। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट, 8 पे कमीशन में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर, सैलरी स्ट्रक्चर में होगा ये बदलाव। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के बाद अब कर्मचारियों और पेंशन में सबसे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर को लेकर फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर की तरह होता है जो यह तय करता है कि आपकी बेसिक और पेंशन कितनी बढ़ेगी। लेकिन फिटमेंट फैक्टर कैसे तय करता है, पहले कितने फिटमेंट फैक्टर है और 8वें वेतन आयोग में कितना राहत कर सकता है। फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होता है तो आपको मैं आज बताऊंगा कि फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होता है। तो फिटमेंट फैक्टर कोई तरह का फार्मूला नहीं निकालता है बल्कि इसे आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं को देखने के बाद बनाया जाता है। ये महंगाई, सीपीआई और CPI-IW इंडेक्स, सरकारी बजट, वेतन पर कुल खर्च और प्राइवेट सेक्टर में समान पदों का वेतन, ये सभी बातें मिलाकर तय करती हैं कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। इसका उद्देश्य सैलरी स्ट्रक्चर के संतुलित रखना और कर्मचारियों को उचित बढ़ोतरी देना होता है। पिछले आयोग में देखा जाए तो 6वें वेतन आयोग ने पहले 1.74 फिटमेंट फैक्टर सुझाया था, लेकिन कर्मचारियों की मांग पर कैबिनेट ने इसे बढ़ाकर 1.86 कर दिया था। वहीं 7वें वेतन आयोग में सभी कर्मचारियों के लिए एक समान 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था। यह फिटमेंट फैक्टर इसलिए रखा गया था क्योंकि 125% डीए जोड़ने पर वेतन पहले ही लगभग 2.25 गुना हो रहा था और आयोग ने इसे 14% की वास्तविक बढ़ोतरी जोड़कर
कुल 2.56 मल्टीप्लायर तय किया। क्या हर लेवल के लिए फार्मूला होगा और क्या ये कैबिनेट में इसे बदल सकती है? 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर अभी लेवल 1 से लेकर 18 के लिए एक जैसा ही रहने की संभावना है। अलग अलग केवल रैशनलाइजेशन इंडेक्स अलग होता है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर उससे अलग होता है। साथ ही वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती हैं। जैसे कि 6वें वेतन आयोग में सरकार ने आयोग से ज़्यादा फैक्टर लागू किया था, उसी तरह 8वें वेतन आयोग में भी कैबिनेट अपनी आर्थिक स्थिति और प्राथमिकताओं के आधार पर फिटमेंट फैक्टर बढ़ा और घटा सकती है। डीए इंक्रीमेंट और परिवार यूनिट का 8 पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर पर क्या प्रभाव? बढ़ते डीए और 2 वर्षों की इंक्रीमेंट के कारण कर्मचारियों का वेतन और लगभग 20% तक बढ़ चुका है। उदाहरण के लिए 58 डीए 18 महीने में अनुमानित 7% डीए और 2 इंक्रीमेंट 7%, इन सबको जोड़ने पर मौजूदा 1.58 का रेशो लगभग 1.78 तक पहुंचता है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि परिवार यूनिट को 3 से बढ़ाकर 3.5 करने पर फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.98 हो सकता है और यह महंगाई के अवसर को जोड़े तो संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.13 तक पहुंच सकता है। अगर परिवार यूनिट 4 कर दी गई तो यह 2.64 तक भी पहुंच सकता है। तो आपकी सैलरी और पेंशन पर क्या असर पड़ सकता है? अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपये है तो 1.83 फिटमेंट फैक्टर यह 32,940 रुपये तक पहुंच सकता है। अगर जो किसी और 2.46 फैक्टर पर 44,280 रुपये तक पहुंच सकता है। वही जिनका बेसिक 50,000 रुपये है, उनका नया बेसिक 1.83 फैक्टर पर 91,500 और 2.46 फैक्टर पर 1,23,000 हो सकता है। पेंशनरों के लिए यही नियम लागू होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी भी पेंशनर की कैलकुलेशन का बेसिक 25,000 रुपये है और वे 8वें वेतन के आयोग के अनुसार 2.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो नया बेसिक 50,000 रुपये होगा और नई पेंशन 25,000 रुपये यानी कि 50% तय होगी। 8 पे कमीशन 2025 में कर्मचारी पेंशनर्स को क्या मिला, 2026 में क्या उम्मीदें हैं, जानिए डिटेल में आज मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो 8 पे कमीशन 8वें वेतन आयोग को लेकर 2025 में क्या क्या हुआ, 1 जनवरी 2026 से क्या बदलेगा, इस पर उलझन बनी हुई है। नई सैलरी तुरंत मिलेगी या नहीं, एरियर का क्या होगा और डीएडीआर में आगे क्या राहत मिलेगी। तो 2025 के खत्म होने के साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लग रही हैं। कुछ दावों में कहा जा रहा है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। हालांकि हकीकत इससे थोड़ी अलग है और फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 2025 में 8वें वेतन आयोग पर क्या हुआ, तो 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर 3 अहम कदम उठाए गए। तो उन अहम कदम को आज मैं आपको बताऊंगा। जो पहला अहम कदम उठाया गया तो सरकार ने यह फैसला लिया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और अन्य भत्तों की समीक्षा के लिए 8वां वेतन आयोग नियुक्त किया जाएगा। वही दूसरा जो कदम उठाया था, इसके बाद 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन किया गया और इसके चेयरमैन व अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई। तीसरा और अहम कदम के तौर पर सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर को भी अधिसूचित कर दिया। टीओआर जारी होने से पहले सरकार ने विभिन्न मंत्रालय, विभागों और कर्मचारी संगठनों से बातचीत की। इससे एनसीजेसीएम स्टाफ साइड भी शामिल रहा, जिसमें टीओआर को लेकर अपने सुझाव नोटिफिकेशन से पहले और बाद में सरकार को सौंपे। 2026 में कर्मचारियों और पेंशन को क्या मिलेगा, तो 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। इसके बावजूद सरकार ने अब तक यह साफ नहीं किया है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं। हालांकि संसद में सरकार की ओर से संकेत दिया गया है कि 8वां वेतन आयोग की लागू होने की तारीख पर फैसला अब तक लिया जाएगा जब आयोग अपनी सिफारिशें सौंप देगा। इसका सीधा मतलब यह है कि 1 जनवरी 2026 से इन नई सैलरी या नई पेंशन मिलना तय नहीं है। क्या बाद में एरियर मिलने की उम्मीद है? हालांकि जब अभी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होगी तब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना जरूर बनी रहेगी। इसके पीछे 2 अहम वजहें मानी जाती हैं। पहली
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 से खत्म हो रहा है, इसलिए सामान्य तौर पर नया जो वेतन आयोग है 1 जनवरी 2026 से प्रभावित माना जाना चाहिए। दूसरी, सरकार आमतौर पर वेतन से जुड़े फैसले अगर देती है या लागू करती है तो प्रभावित तारीख से एरियर देती है। हालांकि एरियर और लागू होने की तारीख पर अंतिम फैसला पूरी तरह से सरकार के हाथ में होगा। क्या आठवां वेतन आयोग 2026 से रिपोर्ट देगा? तो आठवें वेतन आयोग के 2026 में अपनी सिफारिशें सौंपने की संभावना काफ़ी कम मानी जा रही है। वजह यह है कि आठवां वेतन आयोग का गठन हाल ही में हुआ है और सरकार ने उसे 18 महीने तक का समय दिया है। अगर आयोग तय समय के भीतर अपना काम पूरा करता है तो 2027 में सिफारिशें सामने आ सकती हैं। इसके बाद भी इन्हें लागू करने से पहले सरकार मंजूरी जरूरी होगी। इससे क्या कर्मचारियों को राहत मिलती रहेगी? तो आठवें वेतन आयोग लागू होने से पहले तक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के नियम के तहत महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी मिलती रहेगी। यानी कि जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता है तब तक डीए डीआर समय समय पर बढ़ोतरी ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए प्रमुख राहत बनी रहेगी। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।